लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट किया है, 4 पे रिपीट किया है और 5वीं सीट ऐसी है जिसपे निवर्तमान जो सांसद थे उनके परिवार से ही उनकी पत्नी को टिकट दिया है और 5 सीटें ऐसी हैं जिसपे पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। तो अभी जो कांग्रेस को अभी समय लगेगा अपनी उम्मीदवारों को घोषित करने में, अभी तक नहीं किए हैं। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि बीजेपी ने जिन 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उन पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, तो उनकी क्या खासियत है, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी, जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पे जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी ताकत को लेके और उनकी कमजोरियों को लेके। जोशीला जी नमस्कार। जी धन्यवाद सैनी साहब। जी सर, तो चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हरियाणा में चुनाव आखिरी फेसों में है, इसलिए काफी समय लगा है, वरना तो राजस्थान जैसे स्टेट में, हमारे पड़ोसी राज्य में, जहां चुनाव जल्दी है तो वहां तो चुनावी तासीर बिल्कुल गर्म हो चुकी है और चुनावी जो डंका है वो बज चुका है। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने इसके जी। बावजूद बीजेपी ने अपने जो उम्मीदवार है बहुत जल्दी उतार दिए हैं मैदान में। देखो, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कह रहे थे कि उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर के, और उन्होंने चुनाव घोषित होने से पहले ही जिन जिन लोगों को टिकट देनी है उनमें से अधिकतर जगह अपने नाम फाइनल कर दिए थे। और उसी का ये परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है चुनावी मैदान में, और उनमें से सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। तो हम शुरू करें अगर ऊपर से, अंबाला से। जी, तो अंबाला में बंतो कटारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी है। और रतनलाल कटारिया लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वो 1999 में एमपी बने थे। उसके बाद 2004 में और 2009 में उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2014 और 2023 में वो दोबारा जीते और केंद्र सरकार में मंत्री रहे। तो बंतो कटारिया इस समय पे चुनाव मैदान में है, तो क्या सोच के बीजेपी ने उनको उतारा और उनका प्लस माइनस क्या है? देखो, बंतो कटारिया के जो पति थे रतनलाल कटारिया, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में वो मंत्री रहे, और निश्चित रूप से उन्होंने कुमारी शैलजा जैसी नेत्री को यहां से चुनावी मात बड़े लाखों वोटों के अंतर से दी। बंतो कटारिया भी रतनलाल कटारिया के जीते जी या उनके सक्रिय राजनीति में थे, वो तब भी बंतो कटारिया राजनीति में सक्रिय रही। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही, और पिछले चुनाव में भी ऐसी चर्चाएं थी कि रतनलाल कटारिया की जगह उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को पार्टी टिकट दे सकती है, क्योंकि रतनलाल कटारिया अस्वस्थ रहते थे, वो बीमार थे, और उस लिहाज से ऐसा पहले भी लग रहा था कि बंतो कटारिया को किसी ना किसी दिन सक्रिय राजनीति में जरूर आना है, चुनावी राजनीति में। अब अगर प्लस माइनस की बात करें तो बंतो कटारिया का खुद का अपना कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो इसी अंबाला लोकसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ से आते हैं। मिर्जापुर उनका गांव है और वो नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं, मनोहर लाल सरकार के पार्ट 1 में वो मंत्री रहे हैं। लिहाजा ये चुनाव बंतो कटारिया नहीं बल्कि अंबाला में नायब सिंह सैनी के नाम पर लड़ा जा रहा है, और नायब सिंह सैनी के ऊपर ही हार और जीत दोनों चीजें डिपेंडेबल रहेंगी। बंतो कटारिया से ज्यादा यहां प्रतिष्ठा नायब सिंह सैनी की दांव पर है। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे मनोहर लाल जी को जब हटाया गया, उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो अनिल विज का जो सिनेरियो हुआ,
हम सबको पता है कि अनिल विज किस तरह से नाराज होकर के बैठक से बाहर गए, उसके बाद मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। तो उस लिहाज से अनिल विज का भी एक इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, तो उस पर भी ये चीज डिपेंडेबल रहेगी कि वो उनकी बंतो कटारिया की कितनी मदद करते हैं। दूसरी जी बड़ी बात यहां से ये है कि बंतो कटारिया का टोटली मंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि अंबाला को प्रदेश का एक मुख्यमंत्री मिला है, उनके नाम पर ही लड़ा जाएगा। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट बंतो कटारिया का एक तो ये है कि वो राजनीति में बहुत ज्यादा उस स्तर पर सक्रिय नहीं रही जिस स्तर पर एक लोकसभा के प्रत्याशी को या एक दावेदार को होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, बंतो कटारिया के सामने कांग्रेस किसको मैदान में लाती है। अगर वहां से कांग्रेस कुमारी शैलजा या उदय भान जैसे किसी हैवीवेट कैंडिडेट को चुनावी मैदान में लाती है तो निश्चित रूप से वहां चुनाव बड़ा कांटे का होगा। हमने सैनी साहब पिछली बार भी देखा होगा जब 2019 में मोदी जी की आंधी चल रही थी और 75 पार का नारा था, उस दौर में भी अंबाला लोकसभा के कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है जी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां कांग्रेस की अपनी एक पैठ है और बंतो कटारिया के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। जी, कांटे की टक्कर हो सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल कांटे की टक्कर है इस सीट पर, लेकिन डिपेंडेबल रहेगा सिर्फ कैंडिडेट कौन होगा उस पर। जी, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में तो दोनों पार्टियों ने, मुख्य पार्टियां जो है, बल्कि तीसरी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं मैदान में। जी। तो नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से उतारा गया है। ये खेला बीजेपी ने किया है क्योंकि नवीन जिंदल अभी तक कांग्रेस में थे, तो लेकिन उनकी चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी। 2 बार सांसद रहे हैं यहां से नवीन जिंदल, और उनके सामने वो, हाँ जी वो वैश्य समुदाय से आते हैं और उनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन से है, वो भी वैश्य समुदाय से हैं। तो और इधर से अभय चौटाला ने ताल ठोक दी है जी। तो ऐसे में नवीन जिंदल का जो प्लस माइनस है उसके बारे में क्या कहेंगे? कुरुक्षेत्र लोकसभा का मैं एक दर्शकों को एक इतिहास बताऊं, इस लोकसभा में अधिकतर बार बाहरी प्रत्याशी ही चुनाव लड़ते हैं और वो ही लगभग चुनाव जीतते हैं। मुख्य भूमिका में वही रहते हैं हल्के के प्रत्याशियों की बजाय। इस बार भी ऐसा ही है। जो तीनों मुख्य प्रत्याशी हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो जींद जिले से आते हैं। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो वो हमारे गांव नलवा से आते हैं जो हिसार जिले में पड़ता है, और जो अभय सिंह चौटाला हैं वो चौटाला गांव सिरसा जिले में पड़ता है। तीनों ही प्रत्याशी बाहर के हैं और तीनों ही ये सबसे प्रदेश की हॉट सीटों में है। तीनों ही बड़े नेता हैं। 2 अपनी अपनी पार्टियों के जो है सर्वे सर्वा हैं हरियाणा प्रदेश में, अभय सिंह चौटाला और डॉक्टर सुशील गुप्ता। नवीन जिंदल दुनिया के उन धनाढ्य लोगों में शामिल हैं जिनके जो टॉप धनाढ्य लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनमें नवीन जिंदल का नाम आता है। इस सीट पर भी अंबाला की तरह ही प्रतिष्ठा नायब सिंह सैनी की दांव पर रहेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी यहां से मौजूदा सांसद हैं और वो यहां से सांसद रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। लिहाजा इस सीट पर भी नवीन जिंदल से ज्यादा प्रतिष्ठा नायब सिंह सैनी की जुड़ी हुई है। यहां भी हार जीत नायब सिंह सैनी पर ही डिपेंड रहेगी। लेकिन शुरुआती जो मुझे लग रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वैश्य समुदाय से यहां 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जाट समुदाय से यहां अभय सिंह चौटाला मैदान में। जेजेपी का भी प्रत्याशी आना यहां बाकी है। इस लोकसभा क्षेत्र में कैथल जिले में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि जो कुरुक्षेत्र का और जो रादौर, जो यमुनानगर का हल्का आता है, वो मिक्स है। उसमें एक जाति का बहुत ज्यादा किसी जाति का प्रभुत्व नहीं है। तो लिहाजा यहाँ का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक तो सबसे महंगा चुनाव इस लोकसभा क्षेत्र का दिखाई दे रहा है, जहां तीनों ही प्रत्याशी धनाढ्य हैं। बड़े 2 प्रत्याशी बड़े उद्योगपति हैं और अभय सिंह चौटाला का भी एक बहुत लंबा चौड़ा खानदान है राजनीतिक रूप से। लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो नवीन जिंदल ने 10 साल बाद सक्रिय राजनीति में वापसी की है। जी।
2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो राजनीतिक सिनेरियो से बिल्कुल गायब हो गए थे। इस क्षेत्र में उन्होंने अपने दम पर भी बहुत काम कराए हैं। पूर्व में उनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं इस पार्लियामेंट से। तो नवीन जिंदल का खुद का एक रसूख है, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो पिछले 10 साल में इस क्षेत्र की जनता से बिल्कुल नदारद रहे और भविष्य में भी बहुत बड़े उद्योगपति होने के नाते उस स्तर पर वो जनता को टाइम नहीं दे पाएंगे जिस स्तर पर एक लोकसभा के नुमाइंदे के पास टाइम होना चाहिए। यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक रहेगा और इस चुनाव में कांग्रेस भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी कि कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल की मदद करते हैं अंदर खाने, या वो जो उनके अलायंस का कैंडिडेट है सुशील गुप्ता उसकी मदद करते हैं। उस पर सारा इलेक्शन डिपेंडेबल रहेगा। जी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है जिसमें बहुत सारे उद्योगपतियों ने चंदा दिया है, इसमें नवीन जिंदल की जो फर्म है उन्होंने भी दिया है, तो इस पे भी कोई बात उठेगी? देखो, बातें तो काफी उठेंगी, बातें तो वो भी उठेंगी जिस कोल घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नवीन जिंदल के घरों पर प्रदर्शन किया था। नवीन जिंदल के खिलाफ जो है बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने वोट मांगे थे इसी कोयला घोटाले को लेकर के। लेकिन अब वो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि अब वो बीजेपी में आ गए तो उनकी बड़ाई करनी पड़ेगी। अब देश के प्रधानमंत्री जी हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या बीजेपी के और नेता हो, वो किस तरह से यू टर्न लेते हैं वो भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और उस यू टर्न का जनता किस तरह से जवाब देती है उस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल। करनाल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पे उतार दिया है। जो पहले भाटिया जी थे यहाँ पे जो सांसद, उनको ड्रॉप किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जिनको सुपर सीएम समझा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर जी, वो मैदान में हैं। और ये सीट पिछली बार संजय भाटिया जब जीते थे तो देश के जो टॉप 3 विनिंग जो सीटें थी एक अंतर से डिफरेंस से, उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस से जीतने वाली सीटों में थी। उसके बावजूद संजय भाटिया की टिकट काट करके जिस तरह से मनोहर लाल जी को टिकट दी है, निश्चित रूप से वो एक जिताऊ प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। और इतना भी तय है कि अगर मनोहर लाल जी यहां से चुनाव जीतते हैं तो उनको केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो किसी भारी भरकम मंत्रालय का उनको मंत्री बनाया जा सकता है या उनको संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या जातीय समीकरणों की है। कांग्रेस यहां किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलना चाह रही है, लेकिन कोई मजबूत ब्राह्मण चेहरा यहां कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ एक बड़ा नाम है राजपूत बिरादरी में वीरेंद्र सिंह राठौड़ का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। और राजपूत यहाँ लगभग 1 लाख से ऊपर संख्या है और अच्छी खासी संख्या है रोड और राजपूत की। तो यहाँ वीरेंद्र सिंह राठौड़ पर कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी आज के लिहाज में आसानी से जीत सकती है। बाकी कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आता है उस पर सारा डिपेंडेबल रहेगा। जी, सोनीपत में सीट बदल दी है, प्रत्याशी बदल दिया है। मोहनलाल बड़ोली जो राई के विधायक है, राई से चुन के आए थे, तो उनको बना दिया है प्रदेश के लगातार दूसरी बार वो महामंत्री भी हैं पार्टी के। जी जी जी। और जो ब्राह्मण चेहरे की बीजेपी ने 2 ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं मैदान में, 2 जाट चेहरे उतारे हैं, 2 ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं, तो उनमें से एक है मोहनलाल बड़ोली जी। तो उनका क्या रिपोर्ट कार्ड? अब देखो, मोहनलाल बड़ोली पूरी तरह से राई तक ही सीमित थे अब तक। हालांकि वो संगठन में प्रदेश के महामंत्री थे, पिछली ओम प्रकाश धनखड़ की जो संगठन था उसमें भी, और अब नायब सिंह सैनी जब से बने हैं उसमें भी, लेकिन वो राई तक सीमित थे। अब उनका चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा पार्टी ही लड़ेगी। वो कोई बहुत बड़े पार्टी के फेस भी नहीं है। और जींद जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें भी उनकी कोई अच्छी खासी पहचान नहीं है। यहाँ का चुनाव पूरी तरह से जाट वर्सेस नॉन जाट जो पिछली बार हुआ था। अब कांग्रेस यहाँ से किसको चुनावी मैदान में उतारती है, ये चुनाव जींद वर्सेस सोनीपत भी हो सकता है अगर कांग्रेस जींद के किसी कैंडिडेट को टिकट दे दे, क्योंकि जींद के 3 विधानसभा जींद, जुलाना और सफीदो इस हल्के में आते हैं।
तो ये यहाँ का चुनाव बड़ा रोचक हो सकता है। और रोचक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन कम से कम जो बड़ौली साहब हैं वो बहुत सेफ पोजीशन में नहीं है। यहाँ मुकाबला बड़ा कांटे का होगा और कांग्रेस जीत भी सकती है अगर वो प्रत्याशी जींद जिले से दे दे या कोई मजबूत नेता को यहां से उतारे तो। जी। और यहां से एक बात और है सैनी साहब, यहां से प्रत्याशी भी लोकल कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, वरना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था। वो भी पिछली बार यहां से चुनाव हारे थे जी। लेकिन सिनेरियो भी कुछ बदला है। जो पुराने सांसद हैं उनका एक एमएमएस आया था, तो उसकी वजह से काफी मुश्किल स्थिति में बीजेपी वहां पे रही है। देखो वो बात बिल्कुल सही है। रमेश कौशिक का खुद का एक बड़ा नाम था इस क्षेत्र में और राजनीति के वो बड़े लड़ाके नेता रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, दूसरी बार लगातार सांसद थे और उनको चुनाव मैनेज करना भी आता था। सबसे बड़ी बात ये है। अब उनके मुकाबले राजनीतिक रूप से नौसिखिया ही है, उनके मुकाबले तो मोहनलाल बड़ौली, वो कितना इसको जो है कैंपेन को अपना मैनेज कर पाएंगे उस पर निगाहें बनी रहेंगी। बिल्कुल। सिरसा की बात करें तो सिरसा पहले ही जो लिस्ट आई थी उसी में तय हो गया था। अशोक तंवर जो कई पार्टियां छोड़ते छोड़ते अभी बीजेपी में पहुंचे हैं, तो उनको उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। अशोक तंवर को अगर हरियाणा का सबसे बड़ा दल बदलू नेता कहा जाए तो भी कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो पिछले 5 साल में लगभग सभी पार्टियों में घूम फिर करके आ चुके हैं और अंततः उनकी खासियत ये देखिए कि उनको देश की सबसे बड़ी पार्टी की टिकट मिली है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है जी। एक समय ऐसा था कि उनके लिए छोटी पार्टियां भी लग रहा था कि टिकट नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिली है। और अशोक तंवर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पिछली 2 बार के जो चुनाव मोदी लहर में थे, उन दोनों में जब देश के बड़े बड़े धुरंधर बुरी तरह से हारे थे, तब भी अशोक तंवर ने डट करके मुकाबला किया और वो लगभग 4 लाख वोट दोनों बार लेने में कामयाब रहे। उनका खुद का अपना एक रसूख है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां से जो निवर्तमान जो सांसद हैं, सुनीता दुग्गल, उनकी टिकट काट दी गई। वो धानक बिरादरी से आती हैं और धानक, वाल्मीकि और ओड समुदाय के किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारा। यहां एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो पगड़ीधारी, जो जिनको हम सरदार बोलते हैं, जो पगड़ीधारी हैं, वो किस तरफ रुख करते हैं। उनका एक बहुत लंबा चौड़ा यहाँ वोट बैंक है और वो बीजेपी के लिए यहाँ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन में भी हमने देखा, जो सरदार बेल्ट थी उसमें बड़ा असर दिखाई दिया। उसके बाद जब जिला परिषद के चुनाव थे तब भी जो सरदार बेल्ट थी उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ जीती है सिरसा के इलाके में, जो बहुत बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक तंवर का भी मुकाबला फंसेगा और यहां से अगर कुमारी शैलजा या किसी पगड़ीधारी को टिकट मिल जाती है तो अशोक तंवर के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन उनके लिए एक फायदे का सौदा ये हो गया कि सिरसा पार्लियामेंट्री क्षेत्र को 2 टिकटें बीजेपी ने दे दी। रणजीत सिंह चौटाला वो रानिया से विधायक हैं, उनका भी उनको कहीं ना कहीं फायदा यहां सिरसा में मिलेगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और रानिया के विधायक हैं। लिहाजा अशोक तंवर को कहीं ना कहीं उनका फायदा मिल सकता है जी। मंत्री भी रहे हैं इलाके में, जरूर कुछ ना कुछ काम भी किए होंगे उन्होंने। जी जी बिल्कुल, बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो अगली चर्चा उन्हीं पे कर लेते हैं। सिरसा के साथ लगता इलाका है हिसार का जी। और यहाँ पे जो विधायक थे, जो यहाँ पे जो एमपी थे बीजेपी के, ब्रजेंद्र सिंह, तो उन्होंने एन चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गई जी। तो और जबकि ये जो सीट है ये जजपा के लिए, लोकदल इनेलो के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए और बीजेपी के लिए भी काफी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि सभी पार्टियों का यहाँ पे रहा है। हालांकि कांग्रेस पिछले कई चुनाव से यहाँ पे जीत नहीं पा रही है जी, 4 चुनाव, लेकिन हाँ जी, लेकिन जजपा अपना यहाँ पे प्रभुत्व दिखाने की कोशिश में है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ से एमपी रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का पिछला
हाँ जी। ये सैनी साहब तो प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला हम्म और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, चारों ने हम्म यहां से चुनाव लड़ लिए। लेकिन यहां से अब तक सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही चुनाव जीत पाए हैं चौधरी जीत देवीलाल पाए के हैं। परिवार से। अब हम्म ये प्रदेश की देश की उन सीटों में है, संभवतः इकलौती ऐसी सीट मिलेगी जहां एक परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हैं। बिल्कुल। यहां से रणजीत सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया है। सुनैना चौटाला जो चौधरी देवीलाल के 2 नंबर के जो बेटे हैं प्रताप सिंह प्रताप। चौटाला, उनके बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी हैं, उनको हम्म इनेलो ने प्रत्याशी बनाया है। और चर्चा ऐसी है कि अगले 1-2 दिन में नैना चौटाला जो अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है उनको जेजेपी यहां से प्रत्याशी बना सकती है। लिहाजा ये ऐसी हम्म सीट होगी जहां एक परिवार के 3 प्रत्याशी होंगे। और एक और खास बात है इस सीट की, जी देश भर में जहां एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की लहर चल रही है और बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस सीट हम्म के सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने एक ऐसी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली सांसद होते जी हुए। तो इस सीट पर पूरे देश की नजरें होंगी, ना केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की नजरें इस सीट पर रहेंगी। जी। इसके अगर अलावा जो ये लगता है जी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जी जिनके नाम चल रहे हैं जैसे जयप्रकाश है या संपत जी सिंह है, वो जी भी चौधरी देवीलाल के बहुत नजदीकी रहे हैं बहुत लंबे समय तक। जी तो बिल्कुल ये बिल्कुल। हिसार की जनता ये विरासत किसको सौंपेगी? परिवार के लोगों को सौंपेगी या जो कार्यकर्ता रहे उनके उनको सौंपेगी? हिसार लोकसभा सीट में देवीलाल परिवार क्यों बार बार चुनाव लड़ रहा है, उसका भी एक कारण ये है कि देवीलाल परिवार का जो खुद का घरी जिला है सिरसा, वो रिजर्व सीट है, वहां से जी। वो चुनाव लड़ नहीं सकते। और सिरसा के हम्म बिल्कुल साथ लगती हिसार की पार्लियामेंट है, इसलिए ये तमाम नेता गाहे बगाहे जो है हिसार में आ जाते हैं और हिसार से ये चुनाव लड़ते हैं। अब जिन कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया, हालांकि इन दोनों नेता ये बुरी तरह से हार चुके हैं, इनकी जमानतें जब्त हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी की हम्म टिकट पर, चाहे वो जी। प्रोफेसर संपत सिंह हो चाहे जयप्रकाश जेपी हो। और दोनों का ही गांव हिसार लोकसभा में नहीं पड़ता। हम्म मेरी नजर में अगर मैं मानूं तो मैं सबसे मजबूत यहां चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को ही मान रहा हूं। ठीक। तो वीरेंद्र सिंह के परिवार को ये टिकट मिल सकती है। रंजीत कहाँ उलझते हैं, कहाँ फंसते हैं? रणजीत सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बीजेपी में बिल्कुल नए नए आए हैं। बीजेपी का कैडर उनकी कितनी मदद करता है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ बीजेपी में बड़े बड़े नेता हैं, उस पर हम्म सारा इलेक्शन डिपेंडेबल रहेगा। दूसरी बड़ी कुलदीप बात, बिश्नोई। जी कुलदीप कुलदीप बिश्नोई हो चाहे बिश्नोई। हाँ कैप्टन जी। अभिमन्यु हो, कुलदीप बिल्कुल। बिश्नोई को के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक शेरो शायरी के माध्यम से अपना दर्द भी उन्होंने बयां किया। और बिल्कुल। एक और खास बात मैं दर्शकों को बताऊं, कुलदीप बिश्नोई का फोन भी स्विच ऑफ है अभी। और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इस इंतजार में हैं कि कुलदीप बिश्नोई क्या संदेशा उनको देते हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से लाइव के माध्यम से अपने एक वीडियो के माध्यम से बातें कही और उसमें भी उन्होंने कुछ दर्द भरी बातें कही कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। हम्म बाकी रणजीत सिंह राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े अनुभवी हैं। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको हिसार की, जी। और यहाँ हिंदुस्तान की हिसार वो सीट है जहां बीजेपी ने तमाम जो उनके नियम कायदे कानून थे उन सबको दरकिनार करके 78 साल के नेता को टिकट देने का काम किया। हम्म और उस नेता को टिकट देने का काम किया जो बीजेपी में सिर्फ 10 मिनट पहले शामिल हुआ दस था। मिनट पहले। इसका मतलब जी। कहीं ना कहीं कोई तो खूबी चौधरी रणजीत सिंह में है जिस वजह से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने उन पर दांव लगाया है। हालांकि जब से वो सरकार में शामिल हुए थे तब से जी वो लगातार कह रहे थे कि वो संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी की टिकट पे लड़ना चाहते हैं। ये उन्होंने वो बार बार अपनी अपनी तरफ से कहते थे।
जी, उन्होंने 1998 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भी हिसार से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे और वो लगातार वर्षों से हिसार में सक्रिय हैं। ये उनका, हालांकि वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन हाँ जी। लोकसभा का सांसद बनना उनके लिए एक सपना है जो अभी हो सकता है पूरा हो जाए। और यहाँ मैं सैनी साहब एक और बड़ी बात जो मैंने अभी करनाल के बारे में कही कि मनोहर लाल जी को बड़ा मंत्री पद मिलेगा, उसी तरह से अगर रणजीत सिंह चौटाला हिसार से चुनाव जीतते हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और बड़े जाट नेता हैं, तो उनको भी सरकार में कोई ना कोई बड़ा पद मिल सकता है अगर वो चुनाव जी जीतते हैं और बीजेपी की सरकार आती है तो। बिल्कुल। जी अब बात कर लेते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की। चौधरी जी धर्मवीर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे 2 बार यहां से परचम लहरा चुके हैं और काफी जी बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। जी पिछली बार पहले से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीते हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या कमजोर नस क्या है और उनकी ताकत क्या है? सैनी साहब, धर्मवीर सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछली बार कहीं वोट भी नहीं मांगे, उसके बाद वो लाखों वोटों से चुनाव जीते। और जीते। उन्होंने बार बार एक ही बात कही गांव में जब भी वो कभी गए कि भाई मुझे वोट दो मत दो, मोदी जी को अगर आप वोट देना चाहते हो तो वोट दो, और लोगों ने उनको लाखों वोटों से जिताया। जिताया। धर्मवीर सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो राजनीति के बड़े चतुर और बड़े मैनेजमेंट वाले खिलाड़ी हैं। वो प्रदेश के नहीं, देश के संभवतः इकलौते नेता हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखा है। हरा चौधरी रखा है। बंसीलाल, बिल्कुल। चौधरी सुरेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी। और वो जी। प्रदेश के एक ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने लगातार 4 चुनाव 4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जीते हैं। पहले वो बिल्कुल तोशाम सही। से विधायक रहे, फिर वो बारडा से विधायक रहे, फिर वो सोना से विधायक रहे जो गुड़गांव में आता है, और उसके बाद वो जी भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। बिल्कुल। धर्मवीर सिंह की सबसे खासियत ये है कि उनके पास एक तो अपने कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी चौड़ी फौज है, और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल करके रख देते हैं। दूसरी बड़ी बात, उनको इतना लंबा राजनीति का अनुभव हो गया है कि हर गांव में वो 20, 30, 50 लोगों को बाई नेम बढ़िया ढंग से जानते हैं। जानते हैं। उनकी अगर कमजोरी की बात करें तो उनकी कमजोरी यही है कि उनके सामने हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का परिवार रहा है। चौधरी बंसीलाल का देश और प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहा, और उनके परिवार से राजनीतिक रूप से सीधी टक्कर अगर किसी ने ली है प्रदेश में तो उसका नाम चौधरी धर्मवीर सिंह है। बिल्कुल। अब अगर उनकी कमजोरी की बात करें तो उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, कि वो लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में बहुत ज्यादा कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लाने में वो कामयाब नहीं हो पाए जो एक सांसद और उन जैसा सांसद जो लगातार फील्ड में रहता हो ला सकता हो। उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्मवीर सिंह ये सीट आसानी से जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। और जी इसके साथ ही बात कर ले हम गुरुग्राम की, जहां से राव इंद्रजीत सिंह अभी मौजूदा एमपी हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और एक बार फिर बीजेपी ने उन पे विश्वास जताया है। और ये जो गुड़गांव महेंद्रगढ़ की जो ये जो बेल्ट है, ये जो यादव बेल्ट है जितनी, उस पे उनकी बहुत अच्छी मजबूत पकड़ है। अहिरवाल का राजा उनको कहा जाता है, और अहिरवाल में ना केवल हरियाणा बल्कि जो राजस्थान का क्षेत्र है उसमें भी उनकी तूती बोलती है। रामपुरा हाउस का हमेशा से इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। और यहां मैं दर्शकों को बता दूं, राव इंद्रजीत वो नेता हैं जो पिछले दोनों जो प्रधानमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी, दोनों के 20 साल के टेन्योर में लगातार मंत्री हैं। पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे, फिर वो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में अब लगातार मंत्री हैं। यहाँ कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। पिछले जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कैप्टन अजय सिंह यादव, वो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अब कांग्रेस यहाँ जो फिल्म अभिनेता है राज बब्बर, उनका कहीं नाम चला रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भी बीजेपी के लिए सेफ है। या कांग्रेस के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं दे रहे।
सिर्फ एक नेता ऐसा है जो राव इंद्रजीत के सामने थोड़ी बहुत समस्या पैदा कर सकता है, हालांकि हरियाणा फिर भी उनको टेढ़ा है। वो नेता मैं राव दान सिंह को यहां से मान रहा हूं, जी। क्योंकि वो पैसे अगर में भी मजबूत है और वो भी चुनाव का बड़ा खिलाड़ी है। जहां तक की खबर मिल रही है तो राजबब्बर तो इधर नहीं आ रहे हैं। अगर कांग्रेस मेवात से किसी को ले आती है जी, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बदले। नहीं, मेवात में तो ऐसा है, जो मुस्लिम वोट है वो ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में ही जाता है, और मुस्लिम में अगर कैंडिडेट ले भी आती है कांग्रेस तो जो यादव वोट है वो उस पर नहीं चढ़ेगा। लिहाजा यहाँ से प्रत्याशी तो किसी यादव को ही देना पड़ेगा अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई मजबूती दिखानी है तो। जी। अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां से कृष्णपाल गुर्जर, वो भी लगातार 2 बार से सांसद हैं यहां से, और बहुत बड़े मार्जिन से वो भी जीते थे, पूरे देश केंद्रीय मंत्री रहे थे। जी, पूरे देश में दूसरी बड़ी जीत थी उनकी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो पिछले चुनाव के बाद यहाँ सीन ये बदला कि उदय भान जो इसी लोकसभा क्षेत्र के होडल हलके से आते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। यहाँ कांग्रेस के पास 2 बड़े चेहरे मुझे आज के दिन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक चेहरा पहले चुनाव लड़ने से मना कर रहा था और वो अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहा था। वो चेहरा है महेंद्र प्रताप सिंह का, जो कई बार के विधायक और मंत्री हैं और बड़ा नाम है उनका। महेंद्र प्रताप यहाँ एक मजबूत चेहरा कांग्रेस के पक्ष में है। दूसरा बड़ा चेहरा यहाँ फरीदाबाद के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, नीरज शर्मा, वो भी लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं। लिहाजा उनमें से किसी एक पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि महेंद्र प्रताप पर ही कांग्रेस पार्टी दांव यहां से खेलेगी। कृष्णपाल गुर्जर की अगर कमजोरी की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी उनके जो खास मित्र रहे, जिनको उन्होंने विधायक की टिकट दिलवाई, बाद में वो मंत्री बने, विपुल गोयल हैं। विपुल गोयल लगातार जो है इस तरह की चर्चाएं हैं कि अंदर खाते उनके विरोध में लगातार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, गुर्जर बिरादरी के अलावा कितने जाट, क्योंकि जाट यहां से 3 बार रामचंद्र बेंदा जी यहां से सांसद रहे, जाटों का यहाँ अच्छा खासा प्रभुत्व है, वो कितना कृष्णपाल गुर्जर को वोट डालते हैं। तीसरी बड़ी बात यहाँ ये है कि जो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं उनको पलवल जिला कितना सपोर्ट करता है, इस पर बड़ी बड़ी जो है यहाँ हार और जीत पलवल जिला बड़ा इफेक्टिव रहेगा। कांग्रेस से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि करण दलाल भी लाइन में है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखो, करण दलाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी रिश्तेदार हैं, पूर्व मंत्री और दबंग नेता हैं, लेकिन करण दलाल के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक कृष्णपाल गुर्जर को जो बैकवर्ड का वोट या गुर्जर समुदाय का जो वोट आता है, उसमें जब तक कांग्रेस पार्टी सेंध नहीं लगा पाएगी तब तक वो जीत नहीं पाएगी या वो टक्कर नहीं दे पाएगी। करण दलाल वैसे मजबूत नेता हैं, लेकिन लोकसभा के स्तर पर वो उस लिहाज पर कृष्णपाल गुर्जर को मुझे नहीं लगता कि इतनी टक्कर दे पाएंगे। तो कृष्णपाल गुर्जर के लिए जो नकारात्मक आपने बात बताई वो ये है कि उनके अपने जो सहयोगी हैं वही उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार विपुल गोयल की विधानसभा की टिकट भी कट गई थी। जी बिल्कुल। तो अभी एक जो लोकसभा क्षेत्र बचा है और वो है रोहतक जी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए कहें तो बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी जी। ये भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को ही यहाँ पे प्रत्याशी बनाएगी, या कुछ अगर बड़ा फेरबदल होता है तो भी उनके परिवार से, उनके नजदीकी से ही कोई यहाँ पे प्रत्याशी होगा। और बीजेपी ने भी जो पिछले यहाँ से उम्मीदवार थे अरविंद शर्मा, उन्हीं को मैदान में उतारा है। 7,000 के करीब वोटों से वो पिछली बार जीते थे, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री के साथ और जो स्थानीय यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेता हैं, यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे,
और भाजपा के उपाध्यक्ष रहे, तो उनके साथ भी उनका 36 का आंकड़ा एक समय पे रहा है। तो मनीष उसके ग्रोवर जी के बावजूद साथ। हाँ जी, उन्होंने टिकट हासिल कर ली है, तो उनका क्या नेगेटिव पॉजिटिव आप देखते हैं? देखो, रोहतक 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की वो सीट थी जहां किसी की जीत की चर्चाएं नहीं थी, बल्कि किसी की हार की चर्चाएं ज्यादा थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर में चुनाव हार गए, अरविंद शर्मा ने उनको हरा दिया। अब अगर बात करें, अरविंद शर्मा भी प्रदेश की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो सोनीपत से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, जो जाट बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र था। उसके बाद वो करनाल से सांसद बनते हैं, फिर वो रोहतक से सांसद बनते हैं। जी। और एक समय ऐसा था कि वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश में सीएम के फेस के तौर पर भी प्रोजेक्ट किए गए थे। अब बात करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय उनकी माताजी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी श्रीमती आशा हुड्डा, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। अगर वो यहां से चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं, तो भी राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी और कांग्रेस का आंकड़ा वही एक पर ही अटक करके रह जाएगा। तो लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि हुड्डा परिवार से कोई कैंडिडेट होगा। दूसरी बड़ी बात, अब और 2019 के सीन में काफी फेरबदल आ चुका है। 2019 में कोसड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को बुरी तरह से चेप दिया था। अब उसी कोसड़ी में उनके पास जगदीश यादव जैसा एक बड़ा चेहरा आया है, जो रामपुरा हाउस के एंटी राजनीति करते हैं हमेशा। इसके अलावा कोसड़ी में कई और बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। झज्जर जिले में भी उनको अच्छा खासा और ज्यादा फायदा हुआ है 2019 के बजाय। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद शर्मा पिछले 5 साल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई बहुत लंबा चौड़ा विकास का प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, विकास के कोई काम नहीं करवा पाए। वो 5 साल तक अपनी बेबाकी, अपने जो उनके बयान थे, कभी खट्टर साहब के खिलाफ, कभी मनीष ग्रोवर के खिलाफ, इस तरह से वो बोलते रहे। तो लिहाजा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हुड्डा परिवार रोहतक की सीट आसानी से जीत जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस समय पे अरविंद शर्मा के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनका 5 साल में फील्ड में उनका जो दौरा है वो भी बहुत कम रहा है। और दूसरी बात यह है कि राव इंद्रजीत कितनी मदद करते हैं, क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये था, एक टीस है उनके मन में मुख्यमंत्री ना बन पाने की। तो ऐसे में वो कितनी मदद करते हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो देखने वाली बात है। तो ये थे। एक खास बात और बताता हूं सैनी साहब दर्शकों को। नायब सिंह सैनी जी के मंत्रिमंडल में 2 लोकसभा ऐसी हैं जहां से किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। वो दोनों लोकसभाएं सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्र हैं, जहां के किसी विधायक को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को इन क्षेत्रों में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के 10 जो लोकसभा प्रत्याशी हैं हरियाणा की 10 सीटों से। उनका क्या ताकत है उनके पास, और उनमें क्या कमजोरियां हैं जो इलेक्शन के दौरान उनके आड़े आ सकती हैं, इस पे हमने चर्चा की। हमारे साथ थे प्रद्युमन जोशीला जी, जो बड़े हरियाणा के विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक है, चुनावी विश्लेषक है। उनसे हमने बात की। तो बने रहिए हमारे साथ, और नई जानकारियां जैसे ही हमें मिलती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, शुक्रिया।